मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो है हमारा लेक्चर 5th लेक्चर है। और बेसिक जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट आवर न्यू चैप्टर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस, राइट। तो थोड़ा बहुत हमने क्या देखा था वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, तो आपको मेन ये याद रखना है कि इट इज़ द system which consists of numerous programmable machine tools connected by automated material handling system। मीन्स ये एक प्रोग्रामेबल मशीन टूल्स है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट है, राइट। फिर मैंने एक वीडियो जो है वो आपको दिखाया था, राइट। उसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, इस चैप्टर के एंड में फिर से हम वो वीडियो देखेंगे, उसमें 100% आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके गुड, चलो ये कंप्लीट हो गया व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। उसके बाद में जो था वो था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस। तो उसमें जो थे वो थे वर्क स्टेशन, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। तो वर्क स्टेशन में हमने देखा था कि कौन से थे, लेथ मशीन मतलब सीएनसी, वीएनसी सारे, ओके। और ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम में हमने देखा था ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम, and then computer control system to control all the equipments, all the tools, all the machines and all the process, right। then लास्ट में था ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, कुछ तो चाहिए कंट्रोलिंग के लिए, राइट। मशीन को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, ओके। उसके बाद में मैंने ये समझाया था पूरा ग्राफ कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है वैरायटी एंड क्वांटिटीज़ के साथ, राइट। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारी कहाँ पे है प्लेस, राइट। इट इज़ एट द मिडल, कि वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जहाँ पे मीडियम वैरायटी और मीडियम क्वांटिटी हो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ओके गुड। चलो अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आज का टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं, ओके। होप सो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, ओके। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, क्या है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है एग्जाम में कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या चीज़ फ्लेक्सिबल है, क्या चीज़ फ्लेक्सिबल है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो याद रख लेना कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कौन सी मेन फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है आपको, ओके। तो फर्स्ट जो है वो है बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड जो है वो है सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, एंड थर्ड जो है वो है एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। तो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें कौन सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, पहले वो हमें पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट। आपको लग रहा होगा कि भाई वो फ्लेक्सिबल पाइप जो होती है उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, रबर फ्लेक्सिबिलिटी, वो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं हम। जैसे पर्सन में ऐसा नहीं बोलते कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कहीं पे भी सेट हो सकता है, राइट। वैसे ही इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी कि कोई भी पार्ट, कोई भी मशीन जो आप यूज़ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसमें प्रोग्राम चेंज तो वो कोई भी प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमें मशीन फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सपोज हम कोई एक सीएनसी मशीन यूज़ कर रहे हैं, कोई एक सीएनसी मशीन यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे हम उस सीएनसी मशीन को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं करने वाला है। जैसे प्रोडक्ट चेंज होगी उसके रिलेवेंट प्रोग्राम चेंज होगा और उसके रिलेवेंट हम उस मशीन को यूज़ करेंगे, राइट। तो वो हो गई मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। चाहे कितना ही पार्ट कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, हम सीएनसी लेथ मशीन पर ये वर्क करवा सकते हैं, ओके गुड। तो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी में हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। और उसके बाद में जो है वो है बेसिक जो दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो है सिस्टम, सॉरी, मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ऐसा हैंडलिंग डिवाइस चाहिए कि जो लिक्विड को भी, मतलब लिक्विड को भी
सॉलिड को भी लिक्विड सॉलिड एज वेल एज मतलब कोई भी मटेरियल हो उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके, राइट। तो मशीन ऐसा होना चाहिए जो लिक्विड सॉलिड या कोई ब्रिटल पार्ट है जो इजीली हैंडल हो नहीं सकता है, जैसे ग्लास मटेरियल है, उसको हम एज अ सॉलिड हैंडल करने जाएंगे तो शायद ब्रेक हो जाए, राइट। तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि लिक्विड हो, सॉलिड में भी पाउडर फॉर्म में हो, राइट। तो वो सारा कुछ हम हैंडल कर पाए, तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलनी चाहिए एफएमएस में, राइट, और वो मिल रही है। ओके, तो ये एक मेन टॉपिक है कि बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी हमें क्या मिल रही है। तो पहली जो है वो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी जो है वो मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अभी तीसरी जो है फ्लेक्सिबिलिटी वो है सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो हमने सिस्टम स्टेबलाइज की है टू टेक अ वर्क, राइट। हमने जो सिस्टम स्टेबलाइज की है टू टेक अ वर्क, उसके रिलेवेंट फ्लेक्सिबिलिटी की बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। तो वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि आपको पहले ऑर्डर मिला था 10 क्वांटिटी का, बट वो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 10 हो गया, राइट। तो आपकी सिस्टम ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आप इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सको, राइट। तो उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो आपको एफएमएस में मिलती है। कैसे मिलती है, तो आपके पास पूरा प्लानिंग है, उस प्लानिंग के बेस पर आप कहीं ना कहीं ऐसा टाइम निकाल सकते हो कि बाकी के जो 90 पार्ट्स है उसको आप कहीं पे सेट कर सको, राइट। उसके बाद में रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या है, जैसे आपके पास शायद आपने लेआउट स्टडी किए होंगे, तो उसमें प्रोडक्ट लेआउट होता है, प्रोडक्ट लेआउट होता है, प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट लेआउट, उसके बाद में है प्रोडक्शन लेआउट, ओके, एंड लास्ट जो है वो है जॉब लेआउट। ओके, तो प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज आपको रूट दिया होता है कि यही रूट में वो फॉलो करेगा, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलीवेंट वो लेआउट होता है। ओके, कि जैसे वहाँ पे मशीन इस तरह से सेट किए होते हैं कि वो प्रोडक्ट पर डिपेंड हो, राइट, नॉट द प्रोसेस, नॉट ऑन दी प्रोसेस, राइट। कि पहले एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है, दूसरी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है, तीसरी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है, और लास्ट में क्या हो रहा है, असेंबली हो रही है। दूसरा जो लेआउट है वो है प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस रहती हैं। तो कोई भी पार्ट यहाँ पे एंटर हुआ, उसके बाद में यहाँ पे पहली प्रोसेस हुई, सपोज पहली प्रोसेस थी टर्निंग, उसके बाद में हुआ ड्रिलिंग, उसके बाद में हुआ बोरिंग, उसके बाद में हुआ असेंबली, राइट। तो ये हो गया प्रोसेस लेआउट। और उसके बाद में है जॉब लेआउट। तो जॉब लेआउट मतलब फिक्स लेआउट टाइप हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, फिक्स लेआउट। तो फिक्स लेआउट में क्या होता है, सपोज कोई पार्ट हमारा बहुत ही बड़ा है, राइट, तो आपको वहाँ पे जाके पर्टिकुलर प्रोसेस करनी पड़ेगी, पार्ट नहीं घूमने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मशीन वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है, जैसे एरोप्लेन जैसे बहुत ही बड़ी आपकी प्रोडक्ट है जो आपके पास नहीं आ सकती है, या मशीन को आपको उसके पास लेके जाना पड़ता है, राइट। तो पूरी एफएमएस सिस्टम में आपको क्या मिलता है, ये जो है सारी चीज़ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, रूटिंग मतलब क्या है कि पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, बट आपके पास कोई दूसरी प्रोडक्ट ऐसी आई है कि जिसमें आपको ये पार्ट को क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे मूव करना है। तो आप क्या करोगे, अपना प्रोग्रामिंग चेंज करोगे, पहली जगह जहाँ पे जा रहा था वहाँ नहीं जाएगा, दूसरी जगह जा रहा था वहाँ पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली वो कहाँ पे जाएगा, तीसरी जगह जो भी प्रोसेस हमें डायरेक्टली करवानी है वहाँ पे आप मूव कर सकते हो। तो ये हो गई रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। रूट रूट मतलब पता चल रहा है कि प्रोडक्ट रूट होता है कि प्रोडक्ट पहले यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, बराबर। अगर आपके पास फिक्स लेआउट है तो वहाँ पे क्या होता था कि आपको पहले यहाँ पे जाना ही पड़े, फिर यहाँ पे जाना ही पड़े, वहाँ पे काम नहीं होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, राइट। तो डायरेक्टली आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका एजीवी जो है वो डायरेक्टली, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल जो है वो डायरेक्टली जहाँ पे प्रोसेस करनी है वहाँ पे आप जा सकें, मतलब रूट जो है वो कभी भी कहीं पे भी आप क्या कर सको, चेंज कर सको। तो वो हो गया रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड जो है वो है एक्सपांसन फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्सपांसन इन विच मीन्स कि एक्सपांसन कैसे होना चाहिए। तो एक्सपांसन मीन्स बेसिक
जो भी एक्सपांसन आपको रिलीवेंट टू प्रोडक्ट, रिलीवेंट टू करंट सिनारियो आपको चेंज होना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो भी एरिया है वो एरिया सफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मशीन, इन टर्म्स ऑफ शॉप फ्लोर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग्स, राइट, तो उसके रिलीवेंट आपका एक्सपांसन इजीली होना चाहिए। अगर आपके पास एफएमएस है, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो इजीली ऐड होना चाहिए। अगर आप उसमें से कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो इजीली सब्सट्रैक्ट भी होना चाहिए, राइट। तो वो है एक्सपांसन फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, क्लियर है। ओके, उसके बाद में है एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी। तो एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, सबसे पहला है प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे कोई भी मशीन जो है उसमें प्रोग्राम चेंज कर लिया तो वो हो गई मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, सेम प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, उसके बाद में प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई ड्रिल मशीन एक प्रोडक्ट के मशीनिंग के लिए लिया तो वहीं पे वही ड्रिलिंग मशीन यूज़ करना है। आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको ड्रिलिंग प्रोसेस करनी है। सेम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। एंड थर्ड वन इज द मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। फिगर ड्रॉ करनी है तो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, तो इजीली आप 7 मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, रिलीवेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई एफएमएस में आप क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना थोड़ा और रीड भी कर लेना अगर बुक है तो, राइट। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे पूछ लेना। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन एफएमएस लेआउट, राइट। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है एफएमएस लेआउट को, वो है अवेलेबल रॉ मटेरियल। ओके, उसके बाद में चलो ये जो स्लाइड है उसको हम लास्ट में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर अभी ये स्टडी कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप आगे का समझ नहीं पाओगे। अभी जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएमएस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एफएमएस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो आप सभी को पता है। देखो ये कैम जो है ना, कैम के अंदर कहीं पे भी आपको किसी के भी बेनिफिट्स पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, तो उस सभी में ऑलमोस्ट सेम आंसर रहते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम। तो ये क्या कर देता है, टाइम को डिक्रीज कर लेता है। ओके, कहीं पे भी बेनिफिट्स पूछ लेते हैं आपको, तो आपको डायरेक्टली सभी में सेम ही बेनिफिट्स एक बना लेना है कि रिलीवेंट टू कहीं पे भी आप उसको सेट कर सको, राइट। कि जैसे टाइम है, लेबर कॉस्ट है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेंसी है, कस्टमर रिस्पॉन्स है, राइट, तो क्वालिटी है। तो ये सारे जो है वो हर एक में पैरामीटर ये सेट होते ही है। ओके, फिर मशीन यूटिलाइजेशन जो है वो आप 100% तक ले जा सकते हो। इम्प्रूव ड्यू डेट रिलेबिलिटी, तो आपको जो भी ड्यू डेट पे जो कुछ भी डिलीवरी करनी है उस टाइम पे आप कर सकते हो इजीली। प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिफोर ड्यू डेट कंप्लीट कर सकते हो। ओके, डिक्रीज स्टोर इन्वेंटर्स लेवल्स, तो मतलब इन्वेंट्री जो है वो आप कम से कम रख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आपका जो फाइनेंस है, आपकी जो मतलब मीन्स मनी ओरिएंटेड जो भी चीज़ जो आप क्या कर रहे हो, इन्वेंटर कर रहे हो, सपोज कोई मटेरियल है उसको आपने ज़्यादा स्टोर कर लिया है, राइट। तो वहाँ पे क्या हो गया, आपके जो भी पैसे है, जो भी मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, राइट। तो आपके पास अगर पूरा एक लेआउट है एफएमएस का, आपको पता है कि भाई ये प्रोसेसेस होने वाली है, तो उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री कर सकते हो। तो जो इन्वेंट्री का लेवल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में है डिक्रीज वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि भाई पर्टिकुलर वर्क जो है रिलीवेंट टू प्रोग्रेस, राइट, कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट थी, उसको क्रिएट करने के लिए आपको पर्टिकुलर प्रोसेस से पास होना था, तो वो आपने पहले से एक प्रिपेयर कर लिया है, उसमें आपको कहीं पे फिर देखना नहीं है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने ही वाली है। तो मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो गया। ओके, वर्क जो है वो
पर्टिकुलर टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली मूव होगा, तो कहीं पे वो रुकने वाला है नहीं कि सपोज एक प्रोसेस हो गई फिर उसको रुकना पड़ा और दूसरी जगह दूसरी जो मशीन पे जाना है वहाँ पे दूसरी प्रोसेस चल रही है, तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्री डिफाइन है, पूरा जो लेआउट है वो प्री डिफाइन है और कहीं पे भी कोई चीज़ स्टॉप नहीं होने वाली है। तो ये जो पूरी सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, तो कहीं पे भी मतलब ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, राइट। तो डिक्रीज वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, एंड इंक्रीज क्वालिटी, राइट। इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि हर एक चीज़ मशीन से हम करवा रहे हैं, राइट। तो क्वालिटी तो इम्प्रूव होने ही होने वाली है। ओके, गुड। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है। फर्स्ट जो है वो डिक्रीज इन लीड टाइम, सेकंड जो है वो इंक्रीज मशीन यूटिलाइजेशन, थर्ड जो है वो इम्प्रूव ड्यू डेट रिलेबिलिटी, थर्ड फोर्थ जो है वो डिक्रीज इन स्टोर इन्वेंटर। देखो ये इन्वेंट्री वर्ड जो है वो दिमाग में बिठा लेना। इन्वेंट्री क्या है? और वो चीज़ इन्वेंट्री मतलब क्या है कि जो चीज़ आपने स्टोर करके रखी हुई है रिलीवेंट टू कोई प्रोडक्ट जो भी आपको डे बाय डे आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर मुझे मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से आपने क्या किया होगा कि पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या कोई ऐसे पार्ट्स जो रेगुलर यूज़ में आने वाले हैं वो आपने क्या करके रखे होगे? स्टोर करके रखे होगे। ओके, तो वो उसके रिलेवेंट बात है। और लास्ट जो सेकंड लास्ट जो है वो है डिक्रीज वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क जो है प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस जो हो रही है वर्क में वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज नहीं होने वाली है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्किंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। वर्किंग टाइम जो है पर्टिकुलर प्रोग्रेस के लिए वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा मीनिंग में लेना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है फैक्टर्स। ओके, ये तो हमें लास्ट में लेना है। अभी नेक्स्ट जो है वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज तो जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑलमोस्ट, बेनिफिट्स हो, एडवांटेज हो, ऑब्जेक्टिव हो, वो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो कहीं पे भी एफएमएस लेआउट आप सेट कर रहे हो तो वहाँ के एडवांटेजेस कौन से हो गए? ओके, तो सबसे पहला जो है वो है फास्टर lower cost changes from one part to another which will improve capital utilization। मतलब आपने कहीं पे अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, वो कैपिटल अगर फिक्स एसेट ही रहती है तो वहाँ पे कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई एक कंपनी के बेस पर आपने क्या कर लिया, कोई एक लेआउट फिक्स कर लिया और उसमें आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, सपोज़ वो कंपनी ने आपको पर्टिकुलर जो भी आपको पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपको ऑर्डर दे रही थी वो बंद हो गई शायद, तो क्या होगा वहाँ पे? तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो लेआउट है वो दूसरे में शायद सेट नहीं हो पाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि लोअर कोस्ट चेंजेस, कि आपका जो कोस्ट चेंजेस जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट। तो फास्टर है एक तो पहला, लोअर कोस्ट चेंजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। दूसरा जो है वो है लोअर डायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कोस्ट कैसी हो गई? कमी हो गई, राइट, क्योंकि लेबर तो कहीं पे है नहीं, लेस नंबर ऑफ वर्कर यूज़ हो रहे हैं, सारा कुछ जो है वो ऑटोमेशन पर है, तो वर्कर जो है वो रिड्यूस हो गए, राइट। रिड्यूस इन्वेंट्री, वो आगे भी हमने देखा। फिर कंसिस्टेंट एंड बेटर क्वालिटी। देखो, अगर कोई बंदा लेथ मशीन पर वर्क करके एक पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर वही पार्ट वो दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, तो कहीं ना कुछ तो टॉलरेंस छूट ही जाता है, राइट। हर बार सेम क्वालिटी नहीं मिलती है। जबकि अगर वो वर्क आप मशीन से ले रहे हो तो हर बार आपको सेम क्वालिटी मिलने के चांस ज़्यादा है, राइट। तो कंसिस्टेंट एंड बेटर क्वालिटी, राइट। देन नेक्स्ट जो है वो क्या है? सेविंग फ्रॉम इनडायरेक्ट लेबर। ओके, कोई इनडायरेक्ट लेबर चाहिए नहीं। फ्रॉम रिड्यूस एरर, रिवर्क, रिपेयर, रिजेक्ट, ये सारे चांस कम हो जाएंगे। देखो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, कोई टॉलरेंस नहीं है, एक्यूरेंसी ज़्यादा है, बढ़िया है, राइट, तो आपको कोई रीवर्क नहीं मिलने वाला है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो रिपेयरिंग वर्क भी क्या आने वाला है? कम आने वाला है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो रिजेक्ट होने के तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। तो ये सारा कुछ जो है वो क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एफएमएस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, बट डिसएडवांटेज इसमें अभी आया नहीं है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज कौन से हैं?
तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, कैपिटल कॉस्ट होनी चाहिए, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, लिमिटेड एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजेस इन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। अगर कोई मिक्स प्रोडक्ट आ गई है तो वहाँ पे चेंजेस जो है वो डायरेक्टली नहीं हो सकते हैं, और वो चेंज अगर करने हैं तो भी कैसे हो गए, वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, आपको पूरा प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा। ओके, और ये जो है वो पूरी कैसी होनी चाहिए, प्री प्लानिंग एक्टिविटी आपके पास होनी ही चाहिए कि भाई कोई ऑर्डर आ रहा है तो आपके पास पूरा प्री प्लानिंग चाहिए, उसके बाद में आप पूरा वर्क जो है वो कर सकते हो। अभी देखो ये एक्सपेंसिव तो है ही, क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि सारे जो पार्ट है वो सेंसर पर वर्क कर रहे हैं, सेंसर सभी जगह लगाने पड़ेंगे, सारी जो है सिस्टम ऑटोमेटिक है, तो कॉस्ट वाइज जो है वो थोड़ा क्या है, हाई है, एक्सपेंसिव है, राइट। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम और एग्जैक्ट कंपोनेंट पोजीशनिंग। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया है, अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट पर्टिकुलर जगह पर फिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। आप सभी को पता है कि सीएनसी मशीन में अगर प्रॉपर टूल प्रॉपर जगह पर नहीं है और आपने प्रोग्रामिंग डाल दिया और वहाँ पे कुछ गलत हो गया तो उसके टूल जो है वो बहुत ही महंगे आते हैं, तो वो मतलब आपके पास स्किल लेबर होने चाहिए, राइट। ये भी एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है, स्किल लेबर चाहिए, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा चाहिए, प्री प्लानिंग ज़्यादा चाहिए, एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो सकते हैं, राइट, तो उसमें एग्जैक्ट कंपोनेंट पोजीशनिंग, मतलब एग्जैक्ट कंपोनेंट पोजीशनिंग ना हो तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ओके, तो ये डिसएडवांटेज हो गए, राइट। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ही हम कंप्लीट करते हैं। तो पूरा कुछ हमने इसमें क्या स्टडी किया कि भाई व्हाट इज़ एफएमएस, एफएमएस की फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एफएमएस हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, राइट। तो कुल मिला के एफएमएस क्या है वो आपको कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है बेसिक एफएमएस के लेआउट्स कौन से हैं, एफएमएस के जो भी हमने पार्ट्स पहले स्टडी किए कि एफएमएस कौन से पार्ट का बना हुआ है, राइट। तो उसमें था कि एएसआरएस ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रायल सिस्टम, तो वो क्या है, और एजीवी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एजीवी एंड एएसआरएस, 99% इस दोनों क्वेश्चन में से एक तो होता ही होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट, और डायरेक्टली मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।